पंजाब से लेकर यूपी और बंगाल तक सत्ता को लेकर उठापटक का दौर जारी है। संकट के बीच पंजाब के सीएम आज दिल्ली में कमेटी के सामने पेश हो सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में विस्तार के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बंगाल में पूर्व मुख्य सचिव ने केंद्र को पहली बार जवाब भेजकर कहा है कि वो जो कर रहे थे सीएम के निर्देश पर कर रहे थे। यूपी से बड़ी खबर है, अगले 1 से 2 हफ्ते में योगी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। इसके अलावा पार्टी योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही चुनाव में उतरेगी। प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अटकलों पर भी विराम लग गया है। हाल ही में पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने 3 दिन तक सरकार और संगठन के बीच बैठकें की थी, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावा इन बैठकों में ये बातें भी निकली कि कई निगम आयोगों में पद खाली पड़े हैं, इन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। संगठन में खाली पदों को लेकर चिंता है, इन पर 1 महीने के भीतर नियुक्तियां की जाएं, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए ताकि उनका मनोबल बना रहे। सेवा ही संगठन, उसके तहत हमें क्या काम करना चाहिए और क्या अभी कोविड को लेकर जिस तरह की चीजें हुई हैं उसको लेकर और आगे कैसे उनको बढ़ना है और प्रदेश की जनता और संगठन और सरकार की चीजों को आगे लेकर बढ़ना है। प्रदेश की, देश को, जनता की कैसे और सेवा की जाए, तो सेवा ही संगठन के माध्यम से मार्गदर्शन मिला है और उसी पर हम सब काम करेंगे। ये कुछ मिसकंसेप्शन है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने और 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। चुनाव हो चुनाव न हो, निरंतर हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व सक्रिय रहता है और ये एक्सरसाइज चलती रहती है। मिलना जुलना, कहां पर कुछ क्या इनपुट्स आ रहे हैं, तो वही है। और जरा सा चुनाव क्योंकि निकट है, इसलिए उस ढंग से हाईलाइट वो हो रहा है। जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष जी, वो सभी से मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले हैं, उप मुख्यमंत्रियों से मिले हैं, मंत्रियों से भी मिले हैं। और इस वक्त और जानकारी के साथ लखनऊ से कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले कुमार, आपका रुख करते हुए, देखिए उत्तर प्रदेश एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है और अगले साल ही क्योंकि चुनाव होना है, लिहाजा स्ट्रैटेजी अभी से बननी शुरू हो गई है। 3 दिन जो ये मंथन चला है, क्या बड़ी बातें इससे निकल कर आई हैं कुमार? देखिए मीनाक्षी, सूत्रों से जो खबर आ चुकी है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात 2 दिन पहले केशव मौर्य जब मिलकर निकले तो उन्होंने ये बात कही थी कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही चुनाव में जाएंगे। एक बात और साफ है कि जो अटकलें मुख्यमंत्री को लेकर लगाई जा रही थी वो बिल्कुल बेबुनियाद थी। मुख्यमंत्री बिल्कुल मजबूती के साथ अपने जगह पर बने रहेंगे। लेकिन जो तीसरी बात ये कही जा रही है लगातार कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है उसमें कुछ नए चेहरे आ सकते हैं, कुछ फेरबदल हो सकता है और ये चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ए.के. शर्मा, जो कि कभी प्रधानमंत्री मोदी के करीबी नौकरशाह थे, वहां से यहां भेजे गए, एमएलसी बनाए गए, क्या उन्हें जगह मिलेगी? ये भी एक सवाल है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो शायद उन्हें जगह दी जाएगी। लेकिन इस बात पर जरूर एक विराम लगाने की कोशिश हुई है ताकि कंफ्यूजन किसी तरीके से संगठन में ना हो कि बीजेपी कोई अपने संगठन के नेतृत्व को बदल रही है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा रहा है। कुल मिलाकर अभी तक की जो स्थिति है, हालांकि जेपी नड्डा अगले महीने आएंगे तो और तस्वीरें साफ होंगी, अभी तक की जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ साफ है। मुख्यमंत्री मजबूती के साथ बने रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी अपने जगह पर रहेंगे, लेकिन बीजेपी आगे की स्ट्रैटेजी और कैसे बनाती है आने वाले वक्त में पता चलेगा। मीनाक्षी, हिमांशु भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। हिमांशु, देखिए पश्चिम बंगाल हारने के बाद उत्तर प्रदेश को लेकर एक कदम सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है और अगले साल जो चुनाव होने हैं, बड़ा संदेश तो उत्तर प्रदेश से 2024 के लिए भी निकल कर जाएगा और इसीलिए ये सारी कवायद भी हो रही है। देखिए, बिल्कुल बड़ा संदेश 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत बड़ी कह सकते हैं कि बीजेपी अगर यहां पर दोबारा से अपनी सरकार बनाती है तो एक बड़ा संदेश जाएगा। क्योंकि कोविड काल में जिस तरीके से कहा जाए कि सरकार को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए और योगी सरकार के ऊपर ज्यादा सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से। अभिषेक भी जानते हैं कि पिछले 1 महीने के अंदर योगी जो है प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जिले जिले जा रहे हैं,
ये कहा जा सकता है कि कोविड की समीक्षाएं बैठक तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अपना चुनावी कैंपेन भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनके पास चुनाव के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। और इसीलिए जिस तरीके से पार्टी के नेतृत्व के अंदर कई सवाल खड़े हो गए थे पार्टी के नेताओं के ही द्वारा, योगी की लीडरशिप को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर, संगठन का और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, उसको लेकर दत्तात्रेय होस बोले, जो सर कार्यवाह हैं, आरएसएस में नंबर 2 की पोजीशन पे होते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो खुद आए थे, उन्होंने फीडबैक लिया, आरएसएस का फीडबैक, उसके बाद बीजेपी के नेताओं का फीडबैक लिया और फिर बीजेपी को ब्रीफ किया गया। पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी ड्रामे में आज बड़ा दिन है। आज सीएम अमरिंदर सिंह दिल्ली में पार्टी पैनल से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष और नवजोत सिंह सिद्धू समेत करीब 2 दर्जन विधायक पैनल से मिल चुके हैं। बागियों ने अपनी ही सरकार पर जनता से वादा खिलाफी के संगीन आरोप मढ़े हैं। चुनाव से पहले पार्टी में इस फूट को लेकर आलाकमान ने 3 नेताओं का एक पैनल बनाया, जो सोमवार से बागी नेताओं से बातचीत कर रहा है। अमरिंदर सिंह के दिल्ली आने से पहले कल आप के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि बगावत के बीच कैप्टन अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी जुगत में है। जब सरकार का ध्यान जनता की जान बचाने के लिए हो, ये कांग्रेसी आपस की सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 1.5 साल से हम कोरोना से पीड़ित चल रहे हैं और 1.5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जनता वहां की कोरोना से बच सके। लेकिन अंदरूनी लड़ाई है और ये लड़ाई कोई इनकी खास लड़ाई नहीं है, लड़ाई इनकी 85% वाली है। जो राजीव गांधी कहा करते थे 85% नीचे जाता है, 15% जाता है, 50% खा जाते हैं। ये लड़ाइयाँ वो सारी लड़ाइयाँ हैं। बीजेपी का भी कोई एमएलए है वहाँ पे, जिसे कहते हैं ना, जिसका कोई गोत्र नहीं उसका कशाल गोत्र, जिसके पास कोई एक एमएलए नहीं, वो बहुमत की बात कर रहे हैं, वो हमें चैलेंज दे रहे हैं। भैया पहले वो बताएं कि उनके पास क्या है, उनके पास कहने का राइट क्या है। और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हेल्दी है। कांग्रेस पार्टी के सब एक प्लेटफार्म पे हैं और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी यूनाइट है और कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है, ये विचारों की कुछ लड़ाई होती है। वेदा साहब ज्यादातर विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह की कप्तानी के खिलाफ उतरे या सूत्रा दे वाले तो खबर आ रही, बहुत सारे विधायक। भाई कोई ऐसी गल नहीं है, ये तो सिर्फ भाई सुजेशन सब लोग दे रहे हैं, खिलाफ नहीं बोल रहे। और अब खबर बंगाल के घमासान की। पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसका जवाब भी उन्होंने दे दिया है। सूत्रों का दावा है कि खुद पर उठ रहे तमाम सवालों की जिम्मेदारी उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर डाल दी। मुख्य सचिव की हैसियत से उनसे पूछा गया था कि वो प्रधानमंत्री की बैठक में देर से क्यों पहुंचे। अल्पन का जवाब है कि उन्हें सीएम की तरफ से ऐसा करने का निर्देश था। सवाल पूछा गया कि वो समीक्षा बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए, इसके लिए भी उन्होंने सीएम के निर्देश की बात की। जाहिर है पूर्व मुख्य सचिव के इन जवाबों के बाद बंगाल और केंद्र के बीच तनातनी और बढ़ने वाली है। প্রতিশোধমূলক এখন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি আমলা ছিল, শ্রেষ্ঠ আমলা, সব পদে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং কখনো কেউ তাকে পক্ষপাত দুষ্ট বলেন। ওর অবসর গ্রহণের সময় যেটা কেন্দ্রীয় সরকার করলো, এটা একেবারেই প্রতিশোধমূলক আচরণ। এখন উনি আমলা ছিলেন, উনি তো বক্তৃতা দিতে পারেন না। আমরা এটাই বলবো, এটা অন্যায় হচ্ছে, মানুষ দেখুন এটা। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি নিয়ম অনুসারে তার জবাব দেবেন, আর যদি মামলা হয় তাহলে हमारे दल सर्वतोभावे ताके समर्थन करबे। जब कोविड आया था, पहले कोविड प्रोक्योरमेंट हुआ था 2000 करोड़ का, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर था, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था, पीएम केयर का भी रुपया था, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का भी रुपया था। उसमें मेरा बात नहीं है, मेरा चीफ मिनिस्टर का, बंगाल की चीफ मिनिस्टर का बात था। जो धांधली हुआ, करप्शन हुआ, जांच कमेटी बना, आलापन जी को उसका हेड बनाया, उस कमेटी का रिपोर्ट कहाँ है? इसलिए इस सब में आलापन जी का डायरेक्ट रोल था, उसको खुलासा करना चाहिए। बढ़ते आगे और अब बात देश भर में कोरोना के आंकड़ों की। संक्रमण का ग्राफ नीचे आता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में करीब 1,32,000 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 2,713 मरीजों की मौत हो गई। वहीं देश में सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 16.5 लाख है।
खबर अब मध्य प्रदेश से। जूनियर डॉक्टर्स की शिवराज सरकार से ठन गई है। 5 दिन से हड़ताल पर बैठे करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैध करार दिया था। जूनियर डॉक्टर्स अपने स्टाइपेंड और सुविधाओं को लेकर कई मांगे रख चुके हैं सरकार के सामने। इनका आरोप है कि हड़ताल तुड़वाने के लिए उन्हें पुलिस की तरफ से धमकी दी जा रही है। आज हमने निर्णय लिया है कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी, और इसको देखते हुए, हमारी हालत देखते हुए डॉक्टर फेटर्निटी और जितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं सारे साथ में हैं। अगर ये इसी तरह का चलता रहा, कोर्ट ने जिस तरह इंस्ट्रक्शन किया और जिस तरह की इनने दमनकारी जो चीज़ें स्टार्ट की है कि आज हमारे इनरोलमेंट, हमारे जो 3rd ईयर जो एग्जाम गोइंग हमारे सीनियर थे उनके आपने इनरोलमेंट कैंसिल कर दिए। इसलिए हमने पूरे मध्य प्रदेश में आज निर्णय लिया है कि हम लोग मास रेजिग्नेशन कर रहे हैं। हमने मास रेजिग्नेशन आज दे दिया है। अगर कल तक ये चीज़ें अगर सुलझाई नहीं गई तो सारे कॉलेज के जितने भी हमारे दूसरे हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे SR हैं, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है के जो काम कर रहे हैं, वो लोग सब रोड पे आ जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे। 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को कम से कम कुछ दिनों के लिए थोड़ी राहत या सांस लेने का मौका मिल गया है। डोमिनिका के हाईकोर्ट में मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण केस की सुनवाई करीब 1 महीने के लिए टल गई है। हालांकि अगली तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। भारत की जेल को अभी मेहुल चौकसी के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। वजह यह है कि डोमिनिका हाईकोर्ट में मेहुल चौकसी प्रत्यर्पण केस की सुनवाई टल गई है। 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले का फरार आरोपी मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिश तो जारी है, लेकिन अब फासला कुछ दिन और बढ़ गया है। भगोड़े मेहुल चौकसी केस की कल लगातार दूसरे दिन डोमिनिका हाईकोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन बहस शुरू होने के करीब 1 घंटे के बाद ही इसे अगली तारीख के लिए टाल दिया गया। मेहुल चौकसी प्रत्यर्पण केस की सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 1 जुलाई के आसपास किसी दिन बहस फिर से शुरू हो सकती है। डोमिनिका हाईकोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष आपस में तय करें कि केस की अगली सुनवाई किस दिन शुरू करनी है। मतलब साफ है कि मेहुल चौकसी तब तक डोमिनिका में ही रहेगा और भारत को उसे वापस लाने की कोशिश में कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा। 13,000 करोड़ की रकम डकार कर देश से फरार आरोपी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण में वक्त बेशक बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि भारत के हर भगोड़े को पकड़कर वापस लाने की कोशिश में रत्ती भर की कमी नहीं आने वाली है। Steadfast in its efforts to ensure that fugitives are brought back to India to face justice. Regarding the specific case of Mehul Choksi, we understand that he is currently in the custody of Dominican authorities and certain legal proceedings are underway. We will continue to make all efforts to ensure that he is brought back to India. हालांकि मेहुल चौकसी को सुनवाई के पहले दिन ही बड़ा झटका लगा था, जब डोमिनिका सरकार ने कोर्ट में कहा था कि मेहुल की याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है और उसे भारत के लिए डिपोर्ट किया जाए। देश के वरिष्ठ वकील भी मानते हैं कि मेहुल चौकसी की दलील में दम नहीं है। फैसला जब भी आए उसके खिलाफ ही आएगा। डोमिनिका का कोर्ट ये नहीं सवाल पूछे, ये नहीं उसके जवाब ये नहीं देगी कि क्या जो चौकसी कह रहा है उसे भगा के लेके आए, किडनैप के एब्डक्ट किया है, इस पे कोई डोमिनिका कोर्ट ध्यान नहीं देगा। डोमिनिका कोर्ट अगर ये नतीजे पे पहुंची, उसकी लीगल एंट्री है, तो फिर उसका क्या किया जाए। यहां डिप्लोमेटिक चैनल वर्कआउट करते हैं और इसलिए डोमिनिका के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कह दिया है कि अगर उसकी एंट्री इलीगल है तो उसे भारत सौंपा जाए। फिलहाल अब इंतजार अगली तारीख का है, जिसमें 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी के भारत प्रत्यर्पण पर डोमिनिका कोर्ट की अंतिम और निर्णायक मुहर लगेगी, क्योंकि मेहुल चौकसी का बचना अब मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दिल्ली से मुनीश चंद पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश जिसमें बात होगी अंधविश्वास के इन्फेक्शन की। कोरोना के खिलाफ कड़ाई के विश्वास से लड़ा जा सकता है, लेकिन अंधविश्वास से नहीं। लोग टीके से भाग रहे हैं, टोटके आजमा रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक खबर देखिए, जहां राजगढ़ में जादुई जल परी देवी की ऐसी अफवाह। अंधविश्वास से भी लड़ना है, लोगों की जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से 15 किलोमीटर दूर चाटू खेड़ा में हो रहा है। ये कोरोना भगाने के लिए क्या आपने नीर लिया कि नहीं? क्यों आपने नीर लिया कि नहीं लिया? आपका मास्क कहाँ है? कोरोना भगाने के लिए कुछ प्रोग्राम हो रहा है और सामने परिया भाई आ रही है। दावा है कि कोरोना नहीं आएगा ऐसा करने से। कोरोना गाइडलाइन का शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करना है और उसी के पालन के तारतम्य में अगर कोई ने बिना अनुमति के अब कोई कार्यक्रम किया और लोगों को एकत्रित किया जिससे महामारी के फैलने का खतरा हो, तो उनके विरुद्ध में पुनः रिपीट कर रहा हूँ, एफआईआर दर्ज तो की ही जाएगी। जो धाराएं उचित है उनमें की जाएगी। इसके अलावा और भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि सख्त कार्रवाई से अब क्या हो जाएगा, क्योंकि जो लोग कोरोना की बीमारी मुफ्त में घर ले जा चुके होंगे उसे प्रशासन कैसे रोकेगा। फिलहाल प्रशासन ने दोनों महिलाओं समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर अपना फर्ज पूरा कर लिया है। पंकज शर्मा, राजगढ़, आज तक। आस्था में भक्ति है और दवा टीके में वायरस के खिलाफ सख्ती है। अंधविश्वास का चश्मा आंखों पर ऐसा चढ़ा है कि लोग वही देख रहे हैं जो उनकी सोच उन्हें इजाजत देती है। रांची में कोरोना नाशक हवन का आयोजन कर दिया गया। इनका प्लान तो हालांकि पूरे देश में हवन करके वायरस को मार डालने का है। अगर संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे ही हवन प्रत्येक जगह हो तो कोरोना के लिए इतना दवाई की लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। जब हवन और यज्ञ पूजन करते हैं तो ऑक्सीजन भारी मात्रा में उत्पन्न होता है और कोरोना का जो वायरस है उसको भी नष्ट करने की क्षमता इस हवन यज्ञ में है। ऐसा वैज्ञानिकों का भी मानना है और बड़े बड़े चिकित्सकों का भी मानना है।
ऐसी बातें करने वाले लोग दुनिया में देश की छवि को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन जिस देश में कोरोना की लहर ने परिवारों को उजाड़ दिया, जनता को बेमौत मार दिया, वहाँ ऐसे अंधविश्वास के खिलाफ दस्तक देना देश हित में जरूरी हो जाता है। रांची में ये कोरोना नाशक हवन हो रहा है। 3 घंटे तक ऐसे ही ये लोग आधे अधूरे मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को धत्ता बताते हुए भारत को कोरोना से बचाने वाला यज्ञ करते रहे और भारतीय संस्कृति का हवाला देते हुए ऐसा दावा कर रहे हैं जो आत्ममुग्धता का शिकार है। विश्व के वैज्ञानिक, डॉक्टर सब लोगों ने ये मान लिया कि दवा के द्वारा कोरोना से मुक्ति नहीं पाया जा सकता है। इस विषम परिस्थिति में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हवन, पूजन, यज्ञ और आयुर्वेद के द्वारा ही कोरोना से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसी के संदर्भ में समूल रूप से कोरोना के नाश के लिए यहाँ पर हवन, यज्ञ और पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारतीय संस्कृति में यज्ञ और हवन का महत्व है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इससे कोरोना खत्म हो जाने का दावा किसी के भी गले नहीं उतर सकता। लेकिन रांची में तो हवन से ही कोरोना को भगाने का खुलेआम दावा किया जा रहा है। सही मायने में मुक्त हो जाएंगे, मन में विश्वास है। अब विश्वास है फलदायक। इस चीज को हमेशा हम लोग भारतीय संस्कृति लेके चलते हैं। विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। तो भगवान पर पूरा विश्वास है कि हमारा कोरोना अवश्य मुक्त होगा और संसार के जितने भी जीव हैं, भारतवर्ष हो या संसार के कहीं से भी हो, सब कोरोना से मुक्त होकर शांति से जीवन जी पाएंगे। ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब अपनी संस्कृति के नाम पर आत्ममुग्धता से भरपूर ऐसे दावे हुए हों। कोरोना से बचने के लिए गोबर और गौमूत्र से नहाते हुए लोग पहले ही दुनिया भर में भारत की छवि को धक्का पहुंचा चुके हैं। लेकिन फिर भी हवन से कोरोना भगाने वाले ये दावे खत्म ही नहीं होते। रांची से पहले मुजफ्फरनगर में हवन के धुएं से कोरोना को भगाए जाने का दावा किया जा चुका है। आम की लकड़ी प्रयोग होती है, वो होता है हाइड्रोकार्बन, और जो घी हम यूज करते हैं इसमें गाय का शुद्ध देसी घी, वो होता है फैटी एसिड। जब हम अग्नि की प्रेजेंस में आहुति करते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन जैसी अच्छी गैसेस का निर्माण करती है। ओजोन मैंने एक गैस बताई, ऐसी हजारों लाखों गैस इस यज्ञ से निकलती है। आज से हजारों वर्ष पूर्व हम इसी सैनिटाइजर का प्रयोग करके संसार को शुद्ध करने का प्रयास करते थे। तो सिर्फ जगह बदल जाती है, लेकिन ये दावा जिसका तस रहता है, जबकि इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। हवन और यज्ञ पूजन करते हैं तो ऑक्सीजन भारी मात्रा में उत्पन्न होता है और कोरोना का जो वायरस है उसको भी नष्ट करने की क्षमता इस हवन यज्ञ में है। ऐसा वैज्ञानिकों का भी मानना है और बड़े बड़े चिकित्सकों का भी मानना है। उसी को लेकर ये हवन है। ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है जो ये कहता हो कि हवन करने से कोरोना वायरस भाग जाएगा या हवन करने से कोरोना वायरस मर जाएगा या आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा। ना ही कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास कि हवन करने से कोई बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट हो जाती है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम ये करें और बोलें कि इससे कोविड फैल जाए, इससे कोविड से हम बच जाएंगे, दैट इज़ नॉट ट्रू, वो सच नहीं है। लेकिन अफसोस डॉक्टर और वैज्ञानिकों के इनकार के बावजूद गौमूत्र पीने से फेफड़ों में इन्फेक्शन दूर होने के दावे जनप्रतिनिधियों की तरफ से किए जाते हैं, जिसे उनके समर्थक सही मान लेते हैं। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ये सब मुझे करेगा, क्योंकि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। तो जरूरत इस बात की है कि कोरोना से जूझती जनता को ये अच्छे से समझाया जाए कि आस्था से शक्ति जरूर मिल सकती है, लेकिन इस महामारी से आपको कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल ही बचाएंगे, न कि कुछ और। अरविंद सिंह, रांची, आज तक। वैक्सीन जान बचाती है, जान लेती नहीं। इस सच से भागते लोग वैक्सीन लगवा नहीं रहे। टीके के नाम से ही इन्हें बुखार चढ़ रहा है और हरियाणा के नूह में लोगों को जान का डर सता रहा है। मस्जिदों से वैक्सीन लगाने का ऐलान हो रहा है, लेकिन कानों पर अफवाहों का हेडफोन लगा है। देश की राजधानी दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर
हरियाणा के नूह में लोग वैक्सीनेशन के नाम से भी भाग रहे हैं। वैक्सीन लगाना जरूरी है, वैक्सीन लगाना। मैं ना लगाऊं यार, क्यों? 800 लगा 800 मेरे। यहाँ एक अजीब सा भ्रम फैला है। मसलन लोग कह रहे हैं वैक्सीन लगवाकर क्या मरना है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर सन्नाटा पसरा है और तो और वैक्सीन के नाम से भी लोग भाग रहे हैं। कुछ दिक्कत ना, हमारे को बीमार हो जाओ लगाओ, हम ना लगाओ यार, बीमारी है। वैक्सीन लगाना जरूरी है, वैक्सीन लगाना। मैं ना लगाऊं यार, क्यों? 800 लगा 800 मेरे। क्या वजह है जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं लोग? कुछ भी ना है, पता ना हमने। वैक्सीन लगवाना तो जरूरी है ना, बिना वैक्सीन के कैसे बचेंगे सारे? लगवा दी हमने, लगवा रखी। वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हो आप लोग, क्या वजह है? नहीं, हम तो नहीं लगवाते हैं भैया। क्या नहीं लगने को, क्यों नहीं लगवा रहे हो? मैंने कहा बीमार पड़ रहा है इनसे। आज हम आपको वैक्सीन पर फैले इस भ्रम पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से आज तक के रिपोर्टर वैक्सीन पर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं। पहले बात नूह की करते हैं। नूह में वैक्सीनेशन दर हरियाणा में सबसे कम है। ऐसा क्यों है, ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा। यहाँ वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुस्लिम धर्म गुरुओं और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से ऐलान करवाया जा रहा है। आज तक की टीम हरियाणा के नूह में पहुंचती है। यहाँ मार्केट का हाल देखिए। लोग ना तो मास्क लगाते हैं और ना ही वैक्सीन लगवाने के लिए राजी हैं। सुनिए आज तक के कैमरे पर लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर क्या क्या बोल रहे हैं। लोग बाग यहाँ डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से। क्या कह रहे हैं? ये अफवाह उड़ी हुई है कि वैक्सीन लगवाने से मतलब बीमार हो जाता है, आदमी मर जाता है। ये अफवाह उड़ी पड़ी यहाँ पे, इस वजह से अनपढ़ आदमी है यहाँ थोड़ा सा। किस टाइप की अफवाह है? अफवाह ये कि भाई ये इंजेक्शन लगा लगा के मार रहे हैं लोग बाबू। कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वैक्सीन करना। हरियाणा के नूह में ये बात नहीं दिखाई पड़ रही है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम दिखाई पड़ रही है। लोगों में इस बात का भ्रम है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगाई तो उनकी मौत हो सकती है। हालात आपके सामने हैं और इसीलिए प्रशासन ने इलाके के मौलवियों से संपर्क साधा है और उन्हें लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा है। हमें हुक्म दिया है, नबी का हुक्म दिया, हम उस इलाज को कराएंगे। आज तक की टीम नूह के उस वैक्सीनेशन सेंटर पर भी पहुंची जहां लोगों को टीका लगाया जा रहा है। यहां की सच्चाई ये है कि इस हफ्ते के 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी शख्स यहां वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं फटका। हर रोज स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन से भरा डिब्बा लेकर आते हैं और वैसे के वैसे ही भरा डिब्बा लेकर वापस लौट जाते हैं। मैं उस वैक्सीनेशन सेंटर में हूं जहां पर ये बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन कराने के लिए बहुत कम लोग यहां पर आ रहे हैं। राज्य में इस जिले में सबसे कम वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग निकल रहे हैं। वजह अलग अलग बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि लोगों में इस बात का भ्रम है कि अगर वैक्सीन लगा लिया तो उनको दिक्कत हो सकती है। यहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम ये बताइए कि वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में भ्रम क्यों है, क्यों लोग नहीं आ रहे हैं? कि इससे मतलब मोटिवेशन की कमी है यहाँ पे। यहाँ पर मोटिवेशन करने के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन ये पूरा वैक्सीनेशन सेंटर जो है ये खाली पड़ा हुआ है और वजह ये बताई जा रही है कि लोगों में इस बात का भ्रम है कि वैक्सीन अगर लगाएंगे तो उनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब हम नूह से लौट रहे थे तो रास्ते में हमें कुछ बुजुर्ग लोग वैक्सीन को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए। हमारा जो ये अलाफिया हॉस्पिटल निमाड़ी खेड़ा, इसमें से फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। वहाँ भिवानी तक के, वहाँ तक के लोग लगवा के जा रहे हैं और यहाँ मेवन की बुद्धि क्या तरह की पता नहीं। 21वीं सदी में आज भी रेडियो के जरिए वैक्सीन को लेकर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले और बिना पढ़े लिखे लोगों में वैक्सीन को लेकर डर ज्यादा है और इस डर को जल्द से जल्द दूर करना है। जितेंद्र बहादुर सिंह, नूह आज तक।